Hello, my dear learners. May I hope you all are doing well. So, my name is Priyanka Punjabi. I am UGC NET qualified with 98 percentile, 455 labor welfare. So, welcome back to Priyanka Career Hub UGC NET channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं UGC NET पेपर 1 के हायर एजुकेशन एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज, जो आपके जून 2024 एग्जाम के लिए जो है वो शॉर्ट आने की उम्मीद है। तो पेपर 1 के ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है आपका 2 ही शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो मैं आई होप कि आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे ईमेल भी कर सकते हैं punjabipriyanka7676@gmail.com पर। सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, which of the following specific program are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? ऑप्शन आपके पास दिए हैं जीवन कौशल, दीक्षा आरंभ, विश्व भारत, गुरु दक्षता एंड विश्व दर्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो है वो हायर एजुकेशन की स्कीम है यूजीसी की। अब आपको उस स्कीम के बारे में बताना है कि कौन सी स्कीम जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जो यूजीसी ने प्रमोट की थी वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस को इनिशिएट करने के लिए। सो ऑप्शन आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्कीम है आपकी वो जीवन कौशल स्कीम है। सो फ्रेंड्स, जीवन कौशल स्कीम का जो एम था ये था कि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली और पर्सनली स्किल सेट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जीवन कौशल स्कीम को। तो जीवन कौशल स्कीम जो है हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। दीक्षा आरंभ, फ्रेंड्स दीक्षा आरंभ स्कीम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई थी। जो स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो अपने कॉलेज के इन्वायरमेंट से जो है वो फैमिलियर हो पाए। तो दीक्षा आरंभ मीन्स दीक्षा यानी कि एजुकेशन, हम एंशियंट टाइम में इसको दीक्षा बोलते थे। सो मीन्स की दीक्षा लेने से पहले जब आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम है, दैट मीन्स की स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट ऑल द हायर एजुकेशन रिलेटेड कल्चर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ दीक्षा आरंभ स्कीम लॉन्च की गई। विश्व भारत, सो फ्रेंड्स विश्व भारत स्कीम जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। गुरु दक्षता स्कीम जो है वो फैकल्टीज के लिए है, प्रोफेसर्स के लिए है, कि प्रोफेसर्स को भी जो है एक इंडक्शन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए। तो इस ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट होगा। तो ए बी डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है, टेक्निकल एजुकेशन इज द what emphasis on the learning of techniques as technical procedure and necessary skills and aims at preparing technician usually above the secondary level. Statement number 2, there is no distinction between vocational education, industrial education and technical education. So friends, statement number 1 में आपसे बोला गया है कि technical education is what which emphasis on the learning of techniques as a technical procedures and necessary skills aimed at preparing the technician usually above the secondary level. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड होता है। हम उसमें टेक्निकल स्टूडेंट में एक नेसेसरी स्किल को डेवलप करते हैं, उसका जो एम होता है एक टेक्नीशियन सेकेंडरी लेवल पे प्रिपेयर करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, देयर इज अ नो डिस्ट्रक्शन बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन, तो ये जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है वोकेशनल एजुकेशन में, इंडस्ट्रियल एजुकेशन में एंड टेक्निकल एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, तीनों में ही डिफरेंस होता है। वोकेशनल एजुकेशन अलग होती है, इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, टेक्निकल एजुकेशन आर डिफरेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। Next question. So question, read it carefully. Which of the following are included among the Institute of Agriculture Research? ये आपके पास bodies दी है, institute which are
related to the Agriculture Research Institute, Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Food and Technology, Central Agriculture Marketing Department, Indian Dairy Research Institute. So ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो फर्स्ट यू विल सॉल्व इट, देन आई विल डिस्कस. एग्रीकल्चर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो फर्स्ट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड टेक्नोलॉजी ये जो बॉडी है ये भी इंस्टीट्यूट जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. सेंट्रल एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को एस्टेब्लिश किया गया है. एक का वर्क है फूड टेक्नोलॉजी में वर्क करना, एक का जो है फार्मिंग में वर्क करना, और किसी इंस्टीट्यूट का या किसी बॉडी का वर्क होता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी फूड से उनकी मार्केटिंग करना. तो ये भी आपका जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा. इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की कैटेगरीज में आते हैं. So all options are right. So first is your right answer. A, B, C and D only. Next question. According to the NEP 2020 National Education Policy, the first vertical of Higher Education Commission of India will be the. According to the NEP 2020, ऑप्शन आपके पास दिए हैं नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAC, नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल. सो ऑप्शन जो है आपके पास 4 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट होगा. व्हाई सेकंड? बिकॉज यहाँ पे आपसे बोला गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में फर्स्ट वर्टिकल जो हायर एजुकेशन था एनईपी 2020 का, तो वो था नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल एनईपी 2020 के लिए, जो कि फर्स्ट वर्टिकल हायर एजुकेशन कमीशन था, विल बी द नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नैक है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल. सो फ्रेंड्स आपको पता होगा यूजीसी और एआईसीटी जो है हमारी स्टेटरी बॉडी है. स्टेटरी बॉडी हम उसको बोलते हैं जिसका जो है किसी पार्लियामेंट या किसी एक्ट के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन होता है या एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसका जो है एक्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. बट नेक और एनबीए, एक होता है नेक, एक होता है एनबीए. तो यूजीसी के अंदर जो एक ऑटोनोमस बॉडी है वो नैक है. एआईसीटी के अंदर जो भी टेक्निकल कोर्सेस हैं, जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनको जो है रेगुलेट करता है एनबीए. एंड मैनेजमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करता है नैक. तो दोनों ही जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है. आपकी जो है यूजीसी और एआईसीटी, यूजीसी और एआईसीटी जो है स्टेटरी बॉडी है. यूजीसी जो है 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1953 में एग्जिस्टेंस में आई थी एंड 1956 में जो है एस्टैब्लिश हो गई थी. एआईसीटी जो एस्टैब्लिश हुई थी वो 1945 में. तो एनईपी के लिए जो वर्टिकल कमीशन आया था वो नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following university through all university examination open to girls in 1883? इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने 1883 में गर्ल्स के लिए जो है एग्जामिनेशन को ओपन कर दिया था? ऑप्शन दिए हैं आपके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. तो फ्रेंड्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो थी इसने जो है 1883 में सभी गर्ल्स के लिए जो है ऑल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन जो है गर्ल्स के लिए ओपन कर दिए थे. दैट इज कॉल्ड एज अ बॉम्बे यूनिवर्सिटी. ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स. यूजीसी केयर 1. फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का जो जनरल है यूजीसी केयर लिस्ट, जिसमें हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो उसमें जो है यूजीसी केयर में 2 लिस्ट होती है. एक होती है यूजीसी केयर 1 और यूजीसी केयर 2. यूजीसी केयर 1 की जो लिस्ट होती है जिसमें हम, ये नेशनल जनरल है हमारे इंडिया का जो कि वैलिड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. सो फ्रेंड्स यूजीसी केयर 1 की जो लिस्ट होती है उसमें उस टाइप के जर्नल्स को इंक्लूड किया जाता है जो नेशनल जर्नल्स है.
इंटरनेशनल जर्नल्स के जो ग्लोबली हमें पब्लिश करना है, ग्लोबली जो है यूजीसी केयर लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो मैं आई होप कि मैंने आपको हिंट दे दिया, तो आंसर भी आपने जो है गेस कर लिया होगा। तो यूजीसी केयर वन इंक्लूड्स जनरल फाउंड क्वालिफाइड थ्रू केयर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर टू जो है वन जो है वो आपका राइट होगा। UGC Care 2 includes general index in globally recognized database. So both are right. Statement number one and statement number two. तो UGC Care List जो है वो क्वालिफाइड जनरल है, जिसमें हम नेशनल टाइप के क्वालिफाइड डेटा को, रिसर्च पेपर को जो है इंक्लूडेड करते हैं। एंड यूजीसी केयर जो है वो ग्लोबली जो है हम डेटा को मेंटेन करते हैं, ग्लोबली रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं। तो बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सरकार कमेटी 1945। सो फ्रेंड्स, सरकार कमेटी जो है वो 1945 में आई थी, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड थी। हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट परफॉर्म बेस्ड ऑन द 4 रीजन ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये जो सरकार कमेटी थी, इन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट को फॉर्म किया था 4 रीजन इन इंडिया। दैट इज वन इज कॉल्ड एज अ मैसाचुसेट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। इनके रिकमेंडेशन पे हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है फॉर्म हुआ था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, during ancient period in India, which of the following universities developed in connection with temples and become center of community life in place of their location? आपके पास ऑप्शन दिया है उदंतपुरी, नवदीप, वल्लभी एंड बनारस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो डेवलप्ड हुई थी, जिनका कनेक्शन जो है हमारी कम्युनिटी और जो उस प्लेस पर है, उस लोकेशन पे है, जो कम्युनिटी और टेम्पल से रिलेटेड है। तो उदंतपुरी, नवदीप, वल्लभी। वल्लभी जो है आपकी गुजरात में है। कौन सी यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड है, कम्युनिटी और लाइफ से रिलेटेड है, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्पल है, रिवर है, कम्युनिटी एंड हमारी लाइफ से रिलेटेड है? दैट इज कॉल्ड एज अ नवदीप एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जो नवदीप। ऑप्शन नंबर टू इज योर राइट आंसर। The National Education Policy 2020 also focus on। सो फ्रेंड्स, किस चीज पे फोकस करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कोस्टल एरिया एजुकेशन? नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फ्रेंड्स, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जिसका कर सकते हो, जिसका आंसर आपको नहीं पता। हिल एरिया एजुकेशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू our content। Foreign education through Indian languages? No। हायर एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो एनईपी 2020 फोकस करती है हायर एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सो फ्रेंड्स read it carefully। Which of the following recommendation were put forward by University Education Commission appointed after independence by the Indian government concerning medical education in India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेडिकल जो है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 इज मेडिकल कॉलेज शुड एडमिट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, history of medicine, the special reference to Indian system should be taught in the first degree course in medicine. More important should be attached to public health, engineering and nursing. There should be provision of 10 beds per student admit in the मेडिकल कॉलेज। तो ये ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है मेडिकल कॉलेज शुड एडमिट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट होगा। कोई भी मेडिकल, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल कॉलेज में हमें जो है मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन प्रोवाइड करना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 100 स्टूडेंट एडमिशन।
हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सिस्टम। इंडिया में या फिर हम वर्ल्ड लेवल पे भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री जो है मेडिकल के फील्ड में इंडियन सिस्टम शुड बी फर्स्ट डिग्री टू कोर्स इन मेडिसिन। पहले जो है हमें मेडिसिन ही फर्स्ट, आप जैसे देख लेंगे कोई भी एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा को देख लो, या हम तक्षशिला की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में है, तो सब में जो है पहले से ही एंशियंट टाइम से ही मेडिकल जो है सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट होगा। मोर इम्पोर्टेंट शुड बी अटैच्ड टू पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग। तो कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हेल्थ पे हमें फोकस करना है, और नर्सिंग पे जो है वो फोकस करना है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड द नर्सिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। अगर एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व नहीं होता है तो जो कुछ आंसर जो है आपको पॉजिटिव लग रहा है, जो ऑप्शन वो उसके साथ में आप जाओगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। There should be provision of 10 beds for students. Yes, it's also right. मेडिकल कॉलेज में ये प्रोविजन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 10 बेड्स जो है पर स्टूडेंट्स के लिए एडमिट करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिस्टम स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आपके पास दिए गए हैं एंड डोमेन ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट आपको मेज करना है। एआईसीटी आपको पता है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटरी बॉडी है। टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है एआईसीटी उस पर अप्रूवल देता है। विदाउट एआईसीटी अप्रूवल जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो रन नहीं कर सकते हैं इंडिया में। यूजीसी भी जो है आपकी स्टेटरी बॉडी है, दोनों ही एक पार्लियामेंट में किसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आई थी। एनपीटीएल एक मासिव ओपन ऑनलाइन मूक प्लेटफॉर्म है। मूक का फुल फॉर्म होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जो एनपीटीएल कोर्स है स्टूडेंट में एम्प्लॉयबिलिटी या फिर बोल सकते हैं स्किल को एनहांसमेंट करने के लिए, ये रिमोट एरिया जहां तक स्टूडेंट कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कोर्सेज प्रोवाइड करता है एनपीटीएल प्लेटफॉर्म। तो एनपीटीएल के जो सर्टिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके जो कुछ क्रेडिट है वो उनकी डिग्री में भी ऐड होते हैं। तो उसमें जो है दिया रहता है कि आप 4 वीक का कोर्स करते हो या फिर 8 वीक का कोर्स करते हो तो उसके लिए जो है कुछ आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो 4 वीक का कोर्स करते हो तो उसके लिए आई थिंक 1 क्रेडिट है। अगर आप 8 वीक का कोर्स करते हैं तो वो जो है आपको उसके लिए 2 क्रेडिट है जो आपकी डिग्री में ऐड होता है। सो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। एआईसीटी एआईसीटी जो है सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है एआईसीटी। सो आपका ऑप्शन जो है ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा, सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है। यूजीसी जो है वो नॉन टेक्निकल है। ये जो एआईसीटी है वो टेक्निकल है, आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल बॉडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जो है रेगुलेट करता है एआईसीटी। यूजीसी जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। यूजीसी जो है हमें पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोवाइड करता है बट वो नॉन टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल के अंदर जो है वो एआईसीटी के अंदर आते हैं। एनपीटीएल जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग डोमेन में भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो। एंड सीईसी जो है नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है। सीईसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। जो नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसे हम अर्पित भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बिकम अ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। सो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा। यूजीसी जो है अपने एग्जिस्टेंस में आया था 1953 में, बट फाइनली परमानेंटली विद द रूल्स एंड रेगुलेशन किस पार्लियामेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में 1956 में। तो ये जो है वो राइट होगा स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी, जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो है बॉडी है,
is an autonomous organization set up in 1961. So statement number 2 भी जो है वो राइट होगा। एनसीईआरटी को जो है 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो स्कूल एजुकेशन के फील्ड में जो है वर्क करता है। तो ये हमारा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो बोथ द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 इज राइट। तो क्वेश्चन सॉरी आंसर नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सो मैं आई होप कि आपको जो है वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होता है, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करते हैं, अगर आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए जो है फ्री ऑनलाइन वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आपको पता है इंडिया में हायर एजुकेशन के फील्ड में जो सर्वे करती है इंडियन इंस्टीट्यूट का, वो आईशी करती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, एवरी ईयर आईशी जो है, इसको हम आईशी भी बोल सकते हैं। आईशी की रिपोर्ट में जो है एवरी ईयर जो है ये अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी वाइज रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। यह हायर एजुकेशन के फील्ड में जो जो इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं सबका डेटा कलेक्ट करती है। सो इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा, कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो आईसी जो है वो सर्वे करता है हायर एजुकेशन रिलेटेड इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। वह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2-3 टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन। सो द स्कॉलर एंड ट्रेवलर फ्रॉम चाइना हु स्टडीड एंड लेटर डॉक्यूमेंट हिज एक्सपीरियंस एट नालंदा यूनिवर्सिटी। चाइना से एक स्कॉलर, एक ट्रेवलर हमारे इंडिया में आया था विजिट के लिए, एंशियंट यूनिवर्सिटीज में विजिट करने के लिए। उनका जो नाम था, जिन्होंने स्टडी भी की थी नालंदा यूनिवर्सिटी से, उसका जो नाम था वो जुआंग सेंग। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। तो चाइनीज स्कॉलर जो आए थे इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी से, वो थे जुआन जेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which invader is often linked with the destruction of Nalanda University in 1193 CE? वो कौन सा पर्सन था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने वाला या फिर उसको डिस्ट्रॉयड करने वाला वो महान शख्स था बख्तियार खिलजी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट नंबर 1, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। Statement number 2, deemed university can design their own syllabus and coursework. So statement number 1 में आपसे बोला गया है कि the governor of state is the chancellor of deemed university. No, state का जो गवर्नमेंट है वो कभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि वो स्टेट का ऑलरेडी गवर्नर है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का गवर्नर नहीं बन सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन डिजाइन डिजाइन देयर ऑन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो राइट होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो फुल ऑटोनॉमी होती है, वो अपना करिकुलम डिजाइन कर सकती है, वो अपना सिलेबस डिजाइन कर सकती है, कोर्स वर्क डिजाइन कर सकती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है किसी का भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, क्योंकि वो डीम्ड है, उसको फुली ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी को रन करने की। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका वो इनकरेक्ट होगा and statement number 2 is correct. Option number 4 is the right answer. Question number 17, during the colonial period veterinary college were opened. Option number A, Lahore in 1832, Bombay in 1882, Kolkata in 1843 and Delhi in 1999. तो कॉलोनियल पीरियड में वर्टिनरी कॉलेज कौन से ओपन हुए थे, आपको जो है इसमें से बताना है क्या ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सो यहाँ पर जो
कॉलेज है जो इस्टेब्लिश हुए थे लाहौर में, लाहौर 1832 इज योर राइट आंसर। जो कोलोनियल पीरियड में वर्टिनरी कॉलेज ओपन हुए थे इसमें लाहौर भी शामिल था। बॉम्बे 1882, कलकत्ता जो है 1843। तो एबीसी जो है वो राइट होगा। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का लास्ट टाइम जब क्वेश्चन आया था तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स का है कि वो 3 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो उस तरीके से वो बीसीडी आंसर देती। बट यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है क्योंकि आपके बीसीडी जो है ऑप्शन में है ही नहीं। सो एबीसी जो है वो आपका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डिमांड पे किसी टॉपिक को डिस्कस करूं, या फिर आप क्या चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूं, तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आप ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लीजिए। तो मैं अपनी साइड से जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो मैं आपके लिए जो है वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।